सोचिए एक ऐसी क्रांति के बारे में जो सिर्फ एक देश का नक्शा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दे। 1917 की रूसी क्रांति बिल्कुल वैसी ही थी। ये उन घटनाओं का सिलसिला था जिसने न सिर्फ सदियों पुरानी जार की हुकूमत को उखाड़ फेंका बल्कि दुनिया के सबसे पहले समाजवादी राज्य की नींव भी रखी। और इस पूरी उथल पुथल के केंद्र में था एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त नारा, शांति, भूमि और रोटी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये असल में करोड़ों लोगों की दिल की आवाज थी। शांति उस भयानक वर्ल्ड वॉर से जो उनकी जानें ले रहा था, भूमि उन किसानों के लिए जो सदियों से दूसरों के खेतों पर मेहनत कर रहे थे, और रोटी उन भूखे परिवारों के लिए जिनके बच्चे तड़प रहे थे। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे जार का रूस गिरने की कगार पर पहुंच गया, वो कौन सी वजहें थीं जिनसे क्रांति की आग भड़की, कैसे फरवरी में जार की सत्ता खत्म हुई और फिर कैसे अक्टूबर में बोल्शेविकों ने पावर पर कब्जा करके सोवियत संघ को जन्म दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे विशाल साम्राज्य से जो बाहर से देखने में तो बहुत मजबूत लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से खोखला हो चुका था। ये था जार का रूस, एक ऐसा साम्राज्य जो बस गिरने ही वाला था। 20वीं सदी की शुरुआत में जार निकोलस सेकंड के रूस में ऐसा लगता था मानो वक्त थम सा गया हो। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो एक साथ कई मुश्किलों से जूझ रहा था। एक तरफ था राजनीतिक दमन का अंधेरा, जहां सरकार से अलग राय रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दूसरी तरफ आर्थिक पिछड़ापन था। पूरा यूरोप तरक्की कर रहा था और रूस बहुत पीछे छूटता जा रहा था। और शायद सबसे बड़ी दिक्कत थी समाज में फैली गहरी असमानता, एक ऐसी खाई जो अमीरों और गरीबों को बिल्कुल अलग अलग दुनिया में रखती थी। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? देखिए, ये कोई एक रात में नहीं हुआ, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। तो आइए उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस क्रांति के लिए जमीन तैयार की। पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो रूस एक पिंजरे जैसा था। जार निकोलस II जो चाहते थे वही कानून था। कहने के लिए एक पार्लियामेंट थी, ड्यूमा, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं था। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता उसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया जाता था। और ऊपर से पूरा सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार और नाकामी से भरा पड़ा था और लोगों का सब्र अब टूट रहा था। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और समाज की। रूस औद्योगिक तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ था। शहरों में फैक्ट्री मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था, घंटों काम और तनख्वाह ना के बराबर। वहीं गांव में किसान जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए तरस रहे थे, और इन सब के ऊपर पूरे देश में खाने पीने की चीजों की भयानक कमी थी। और ये तो सीधी सी बात है, जब पेट खाली हो तो क्रांति की आवाज सबसे जोर से सुनाई देती है। और फिर इस सुलगती आग में घी का काम किया पहले विश्व युद्ध ने। करीब 18 लाख रूसी सैनिक। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 18 लाख परिवारों का दर्द था। युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। खाने और ईंधन की कमी हर घर तक पहुंच गई और जार पर लोगों का जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। इस तरह 1917 का साल रूस के लिए एक तूफानी साल बन गया। ये एक नहीं बल्कि 2 क्रांतियों का साल था। फरवरी में जार को गद्दी छोड़नी पड़ी, अप्रैल में लेनिन की वापसी ने राजनीति का रुख मोड़ दिया। जुलाई आते आते जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी वो भी कमजोर पड़ गई। और फिर आया अक्टूबर, जब बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा करके इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं फरवरी की। ये थी पहली क्रांति, एक ऐसी चिंगारी जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। ये एक ऐसा जन विद्रोह था जिसने 300 साल पुराने ताकतवर रोमानोव राजवंश को सिर्फ कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिला दिया। तो ये सब हुआ कैसे? शुरुआत हुई पेट्रोग्राद की सड़कों से, जहां भूखी महिला मजदूर रोटी दो के नारे लगा रही थीं। जब जार ने सेना को इन पर गोली चलाने का हुक्म दिया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सैनिकों ने अपने ही लोगों पर हथियार उठाने से साफ इनकार कर दिया। बस वही पल था जब सत्ता का खेल पूरी तरह पलट गया। जार निकोलस सेकंड के पास गद्दी छोड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। जार तो चला गया, लेकिन उसकी जगह एक अजीब सा खालीपन आ गया। रूस में दोहरी शक्ति का एक अनोखा दौर शुरू हुआ। मतलब कागज पर तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, लेकिन जमीन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। असली ताकत थी सोवियत के हाथों में, यानी मजदूरों और सैनिकों की काउंसिल्स के पास। सत्ता के इस बंटवारे ने एक ऐसा पावर वैक्यूम बना दिया जिसे भरने के लिए बोल्शेविक पूरी तरह तैयार बैठे। और यहीं से क्रांति अपने दूसरे और शायद सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अक्टूबर का तख्तापलट। ये फरवरी के विद्रोह जैसा नहीं था जो अचानक भड़क गया हो। नहीं,
ये लेनिन और उनकी पार्टी का एक सोचा समझा, पूरी तरह से प्लान किया हुआ एक्शन था। अक्टूबर की वो रात बहुत ही निर्णायक थी। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया और कमजोर प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये कोई सड़कों पर उतरी भीड़ का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अनुशासित पार्टी का एक सटीक, तेज तर्रार ऑपरेशन था। तो ठीक है, बोल्शेविक सत्ता में आ गए, पर अब आगे क्या? क्रांति के बाद का रूस कैसा दिखने वाला था? यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का आखिरी चैप्टर, सोवियत संघ का जन्म। सत्ता में आते ही लेनिन ने अपने वादे पूरे करने शुरू किए। भूमि पर फरमान जारी करके जमीन किसानों में बांट दी। शांति पर फरमान से रूस को पहले विश्व युद्ध से बाहर निकाल लिया और सारी बड़ी इंडस्ट्रीज पर सरकार का कब्जा हो गया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इन फैसलों की वजह से एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया, जहां बोल्शेविकों की रेड आर्मी और उनके दुश्मनों की व्हाइट आर्मी के बीच देश के भविष्य के लिए एक खूनी लड़ाई हुई। इस क्रांति का असर सिर्फ रूस तक ही नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। रूस के अंदर तो इसने जार के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और एक समाजवादी राज्य बनाया, लेकिन रूस के बाहर इसने कम्युनिज्म को एक ग्लोबल ताकत बना दिया, दुनिया भर में क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी और कैपिटलिज्म बनाम सोशलिज्म की उस बड़ी लड़ाई की शुरुआत की जिसने अगले कई दशकों तक दुनिया को दो हिस्सों में बांटे रखा। सालों तक चले उस भयानक गृह युद्ध के बाद 1922 में आखिरकार बोल्शेविकों की जीत हुई और इसी जीत की राख से एक नए देश ने जन्म लिया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। दुनिया के नक्शे पर अब एक ऐसा देश था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तो 1917 ने रूस और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यहां एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या इतिहास का कोई और रास्ता भी हो सकता था? क्या समाजवादी राज्य ही रूस का एकमात्र भविष्य था? अगर कुछ चीजें अलग तरह से हुई होती तो क्या रूस की कहानी कुछ और होती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि संभावनाओं की कहानी भी।